चार्ज टू प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बात हमने समझ लिया था। चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब ऑल द कंपल्सरी एक्सपेंसेस दैट रिक्वायर्ड टू पे ईदर प्रॉफिट इज देयर और नॉट। एंड चार्ज टू प्रॉफिट का काम हम कहाँ करते हैं? P&L के अंदर। एंड देन P&L से जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा, हम उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स द पार्टनर, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज appropriation of profit, and that appropriation may be in form of salary, commission, interest on capital or share of profit. Fine. अब ये appropriation करने का कैसे है और इन सारी चीजों का कैलकुलेशन कैसे होगा उस चीज को समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले हमें बनाना है P&L appropriation, that is our first statement, profit and loss appropriation account। P&L appropriation account। सिंपल लेजर अकाउंट। P&L appropriation। P&L appropriation में हम क्या करने वाले हैं? जो भी प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट P&L से कैरी करके लेके आए उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आएगा बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? P&L से आएगा। आफ्टर चार्जेस, आफ्टर ऑल चार्जेस, इफ एनीथिंग इज पेंडिंग तो पहले आप उसको क्लियर करेंगे और वहां से जो नेट प्रॉफिट है उसे ही यहां कैरी करेंगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेंडिंग, पे करके आओ। रेंट पे करना है, पे करके आओ। नेट प्रॉफिट यहां लेके आना है। उस नेट प्रॉफिट को हम यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक पॉइंट और पेंडिंग है। वो ये है कि क्या फर्म को अपना सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? क्यों? नहीं नहीं नहीं, रिजर्व्स बनाना चाहिए। एक्सपेंसेस तो मीट आउट कर चुके हम। यहां पे जो प्रॉफिट लेके आए हो ये वो प्रॉफिट है जिससे सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे हो चुके हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट belongs to partner, but it is not necessary to distribute complete profit amongst the partner because future contingencies के लिए आप कुछ profit set aside रख सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता था, लेकिन पार्टनरशिप में डेफिनेटली हमें यहाँ पे करना पड़ता है। रीजन क्या है? आपने ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड फ्यूचर में सपोज कहीं लॉस हो गया तो वो लॉस रिकवर किनसे करना है? पार्टनर्स से। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के केस में तो लॉस रिकवरी इजी होता है क्योंकि आप ही को देखना पड़ेगा, इट्स योर बिजनेस। लेकिन पार्टनर्स के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है कि आपको सारे पार्टनर्स से मनी कॉल करना पड़ता है, उनके कैपिटल में से फंड्स निकालना पड़ता है। तो फर्म क्या करती है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड कर देती है रिजर्व्स की फॉर्म में, और उसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं क्योंकि हमारा पर्पस स्पेसिफाइड। अब इस पे हमारा एक डिस्कशन यहाँ पे चलेगा, तो पहले मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ फिर इस चीज से वापस आऊंगा। तो आउट ऑफ द अवेलेबल टोटल प्रॉफिट कुछ पार्ट हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां हमने कर दिया टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करना है दैट क्वेश्चन विल इन्फॉर्म यू कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन कुछ पार्ट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एंड इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम ऑफ द बिजनेस। फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है? फर्म के लिए इनकम है, तो हम उसे इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है। ये हमारा टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द पार्टनर। पहला पार्ट जनरल रिजर्व, सेकंड सैलरी और कमीशन, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये आपका हो गया P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट।
नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये टोटल अवेलेबल प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस अवेलेबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे? क्वाइट पॉसिबल कि एक पार्ट हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व, पार्टनर्स को हमने सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में पे किया, और रिमेनिंग प्रॉफिट को उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। तो ये है फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ऐसा ही बनाने का है हमको हमेशा। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ जाएगा लाइक सैलरी और कमीशन, तो किस पार्टनर को आप पे कर रहे हैं पार्टनर्स का नाम यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किनको दे रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट किनको हम दे रहे हैं उनके पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हम नाम ले लेंगे। अब फॉर्मेट तो समझ में आ गया कि फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट लेके आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके आया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कभी भी अकाउंटेंसी में लेजर बनता है तो सेकेंडरी स्टेप होता है, प्राइमरी स्टेप क्या होता है? जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे जो हमने लेजर बनाया है किसी ना किसी जनरल एंट्रीज के थ्रू बना है, और एंट्रीज पे चलेंगे। और उससे पहले मैंने कहा कि हम जब भी डिस्कशन करेंगे और कोई भी ऐसी टर्म हमारे पास आती है जो 11th क्लास से रिलेटेड है, वो हमें डिस्कस करते हुए चलना है। तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास है जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है? एक चैप्टर था आपके पास, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। मुझे यहाँ रिजर्व का मतलब चाहिए, प्रोविजन का मतलब चाहिए, और रिजर्व में भी जनरल रिजर्व को स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन करने का है। मतलब एटलीस्ट हमें ये मालूम होना जरूरी है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजन से रिलेटेड टर्म्स आएंगी और वहां हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। तो जनरल नॉलेज के लिए रिजर्व्स, प्रोविजंस, जनरल रिजर्व, एनीथिंग, एनी आइडिया टू एनी ऑफ, बिल्कुल बचा के रख रहे हैं बेटा फ्यूचर यूज के लिए। क्या बचा के रख रहे हैं? नहीं नहीं, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट और पैसे में फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट? If I earn 1 lakh rupee, that means I have cash of 1 lakh rupee. Correct or not? यदि मेरे पास 1 लाख रुपी का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मेरे पास 1 लाख रुपी का कैश होना चाहिए। यस और नो? नहीं, क्यों? इट्स नॉट नेसेसरी ना कि प्रॉफिट कैश में आया हो। प्रॉफिट असेट्स की फॉर्म में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, तो प्रॉफिट और कैश को कभी मिक्स नहीं करेंगे। फाइन, तो हम यहाँ रिजर्व में क्या कर रहे हैं? बचा के रख रहे हैं। क्या बचा के रख रहे हैं? प्रॉफिट, फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। देन प्रोविजन में क्या करते हैं? तो फिर रिजर्व में क्या कर रहे हैं? एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाते हैं और अननोन लॉसेस के लिए रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है, ट्रैक पे आ रहा है, और कुछ? फाइन, चलिए बता देता हूं। पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में, एंड देन हमें डिफरेंशिएट करना है जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व में। रिजर्व एंड प्रोविजन, प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं, रिजर्व एंड प्रोविजन दोनों हम फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए बनाते हैं, फ्यूचर लॉसेस के लिए बनाते हैं, फ्यूचर सेफ्टी के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन प्रोविजन बनता है नोन लॉसेस के लिए, नोन लॉसेस, आइडेंटिफाइड लॉसेस के लिए। इफ वी हैव वी नो कि सम लॉसेस विल अराइज इन फ्यूचर फॉर श्योर, तो उसके लिए हमें करंट ईयर में ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस। प्रूडेंस सेज कि आप फ्यूचर में कोई भी लॉस का चांसेस लगता है जो सर्टेन है कि लॉस डेफिनेटली होगा, और उसका अमाउंट भी एक एक्सटेंट तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हमें उन लॉसेस के लिए करंट ईयर में ही प्रिपेयर होना चाहिए। दैट मींस करंट ईयर के प्रॉफिट से ही हम उन लॉसेस के लिए एक पार्ट ऑफ सेट असाइड कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब वो लॉसेस हों तो वो इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाए। उसके लिए हमें करंट ईयर के पॉकेट पे इंपैक्ट क्रिएट ना करना पड़े।
दैट इज नोन एज प्रोविजन। और एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर्स है, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि हमारे डेटर्स डिफॉल्ट करते हैं और अप्रॉक्स 5% डेटर्स डिफॉल्ट करते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला, अपने बिजनेस से। तो इफ आई हैव डेटर्स ऑफ 1 लाख रुपीज देन आई नो कि 5,000 रुपीज का बैड डेट होगा, हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? प्रोविजन। क्यों? फर्स्ट थिंग, लॉस इज नोन। सेकंड, अमाउंट कैन बी असर्टेन विद सम मेजर्स, मालूम कर सकते हैं कितने का लॉस हो सकता है, तो वहां हम बनाते हैं प्रोविजन। फिर रिजर्व। रिजर्व होता है अनसर्टेन लॉसेस के लिए, मतलब फ्यूचर कंटिंजेंसीज। फ्यूचर में हमें ऐसा लगता है कि कोई भी लॉस या कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस पे आ सकता है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास सेपरेट प्रॉफिट्स होना चाहिए। तो हम प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहां पे क्या चीज नहीं है? सर्टेनिटी ऑफ लॉस नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, अमाउंट भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब यहां पे थोड़ा सा और क्लियर करें तो रिजर्व में भी दो कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का वो जो प्रॉफिट हमने सेट असाइड किया है फ्यूचर कंटिंजेंसीज के लिए, लेकिन वो हम स्पेसिफिक कंटिंजेंसी के लिए सेट असाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंटिंजेंसी का मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस का लॉस होगा, स्पेसिफिक नेचर का लॉस होगा, तब उस लॉस के लिए जो रिजर्व मेंटेन करके चल रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व, जो आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। अब इस साल बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं उस पार्ट को। फैक्ट्री में वर्कर्स है, वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और वर्कर्स का एक्सीडेंट वर्किंग प्लेस पे होता है, तो उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो एक चांसेस है कि वर्कर्स देयर, उनका एक्सीडेंट हो सकता है और उन्हें हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है। क्या सर्टेन है? नहीं। अमाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी लॉस के चांसेस हैं, तो हमने एक प्रॉफिट साइड में कर दिया। किस पर्पस के लिए? फॉर द कंपनसेशन टू बी पेड टू द वर्कर इफ एक्सीडेंट विल अराइज। तो इस रिजर्व का क्या नाम हो गया? वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये भी रिजर्व है लेकिन पर्पस स्पेसिफाइड है, हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको साइड में रखा, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक रिजर्व बोलेंगे। और यहां मनी हम कौन से रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं? जनरल रिजर्व। मतलब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पस हमने अटैच नहीं किया, कोई भी लॉस फ्यूचर में होगा हम इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व। आई थिंक क्लियर तीनों बातें? प्रोविजन, रिजर्व्स, रिजर्व्स में भी स्पेसिफिक रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। चलिए अब वापस यहां पे आ जाते हैं। तो अब हम यहां बात कर रहे थे कि ये जो हमने अकाउंट बनाया डेफिनेटली जर्नल एंट्रीज के थ्रू बना होगा, तो हम इनकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। लेकिन जर्नल एंट्रीज में आपको बताऊं, आई थिंक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लेंगे जर्नल एंट्रीज। नेट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, एंट्री विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये किसका एंट्री हुआ? ये प्रॉफिट को हम पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके लेकर आए। सेकंड, हमने इंटरेस्ट पे ड्राइंग चार्ज की, इंटरेस्ट पे ड्राइंग चार्ज करने का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस, और इसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। ये इनकम किनसे चार्ज कर रहे हैं आप? पार्टनर्स से, और पार्टनर्स यानी ओनर। और लास्ट ईयर आप पढ़ के आए हो, ओनर के साथ कोई भी डीलिंग होता है तो वो कैश में, वो उसके कैपिटल के थ्रू होता है। तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हम उनकी कैपिटल में से निकालेंगे। हम उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जहां भी आपको पार्टनर से कुछ लेना है बिजनेस के लिए, आप उसकी कैपिटल में से विड्रॉ कर लेंगे, कैपिटल में से निकाल लेंगे। और कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। और कैपिटल में से यदि आप अमाउंट निकाल रहे हैं तो कैपिटल को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखना नहीं है अभी ये वाला एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्या निकाला हमने उनके कैपिटल में से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफर एंट्री वापस बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। समझिएगा एंट्री को, क्या कर रहे हैं हम? पार्टनर से उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, मस्ट बी क्रेडिटेड, एंड वी आर चार्जिंग दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर। तो पार्टनर का कैपिटल हो जाएगा रिड्यूस, और कैपिटल रिड्यूस करने के लिए उसे डेबिट करना है। ये बेसिक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट ऑलवेज माइंड में रखिएगा कि किसी भी अमाउंट, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कम करना है उसको रिवर्स करना होता है, और किसी भी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना है तो सेम साइड पे एंट्री करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम फॉर द बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर, पर्सनली पार्टनर उसे पे करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इस इनकम को हम ट्रांसफर करेंगे अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, और ट्रांसफर एंट्री रिवर्स एंट्री होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट। लेकिन बेटर क्या है, हम ये दो एंट्रीज नहीं बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल, अदरवाइज एक सेपरेट एक नया अकाउंट ओपन करना होगा जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डायरेक्ट एंट्री क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आप ये एंट्री लिखिएगा, दोनों लिखना चाहे तो दोनों लिखिए और फिर क्रॉस करके कंबाइंड एंट्री बनाइएगा। फाइनल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फाइन, ये हो गया, ये हो गया। देन आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट एक पार्ट हमने ट्रांसफर किया किसको? जनरल रिजर्व को। तो एंट्री विल बी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। रिजर्व्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी, इसलिए उन्हें हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। तो रिजर्व्स हमेशा क्रेडिट होंगे, लेकिन रिजर्व्स जब भी यूज होंगे तो वो डेबिट होंगे, जब भी वाई खत्म होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूटिलाइज होंगे तो रिजर्व्स डेबिट होंगे, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इन कॉन्सेप्ट्स की, इसलिए समझते हुए चलें। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये हमने प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या दे रहे हैं आप उन्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी आप उन्हें पे करते हो उन सब की एंट्री यही होने वाली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम ऑफ द पार्टनर, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? उनके कैपिटल में। सैलरी इज इनकम ऑफ द पार्टनर, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? उनके कैपिटल में। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इनकम ऑफ द पार्टनर, उन्हें ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल में। और इन तीनों अमाउंट से पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे क्या करना है? क्रेडिट। इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। नरेशन में नीचे लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल।
यदि इसका मुझे डबल एंट्री बना के चलना है तो एंट्री विल बी, मुझे 2 एंट्री के थ्रू जाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 एंट्री के थ्रू जाना है तो क्या एंट्री होगा? कोई बात, आराम से आराम से आराम से। और कोई सोचो ना बेटा। P&L appropriation account debit to interest on capital and then interest on capital account debit to partners capital. Perfect. डबल एंट्री बनाना है तो ऐसा बनेगा, P&L appropriation बाद में लेते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू partners capital and then P&L appropriation account debit to interest on capital, जहां interest on capital से interest on capital कैंसिल होगा और फाइनल एंट्री हमें मिलेगा P&L appropriation account debit to partners capital. सैलरी के केस में, सैलरी टू पार्टनर के केस में जनरल एंट्री, कमीशन के केस में कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड अकाउंट डेबिट कमीशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में डायरेक्ट एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया आपका सारा जनरल एंट्री का पार्ट। एनी डाउट? नो? चलिए, ये तो फर्स्ट स्टेप, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्रोप्रिएट करना है अमंग्स दी पार्टनर्स। यहां से जो भी प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दिया वो कहां गया? पार्टनर के कैपिटल में, और जो भी हमने उनसे चार्ज किया वो कहां लिया? पार्टनर्स कैपिटल से। तो हमें एक अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। इसी चाहिए? नहीं चाहिए ना, एक बंद कर दो, 2 की जगह 1 कर दो बस। Partners capital account, there are 2 methods of preparing partners capital account. One is known as fluctuating method, another one is fixed method. डिफरेंस भी समझेंगे, लॉजिक भी समझेंगे क्या है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, पहले ये सोचते हैं। बिजनेस में पार्टनर की कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ, पार्टनर ने लाके कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। देन ड्यूरिंग द ईयर उसने उस कैपिटल को यूज किया बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट उसने अर्न किया वो प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, इधर इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर उसने वो प्रॉफिट कैपिटल में से विड्रॉ किया, कैपिटल कम हो गया। और क्या चेंज हो सकता है कैपिटल के अंदर? इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, दैट विल इंक्रीज द कैपिटल,
विड्रॉल या ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दैट विल डिक्रीज द कैपिटल। और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं? आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया, किसी भी फॉर्म में आया प्रॉफिट आ गया। और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं कैपिटल में? सोचिए, बेसिक, आगे जाके तो बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। इनिशियली और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? दो और पॉसिबिलिटीज है। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट हुआ और पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो उस एडिशनल कैपिटल से उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल का एक्सेस हो गया बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये मेन डेवलपमेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इन सबको यदि हम एक कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हो गया। अब यहां पे हम जो जो हमने बात किया वो सारा लिख के चलते हैं। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, कैपिटल इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट ऑन। हमने पार्टनर को सैलरी दिया, कैपिटल इंक्रीज होगा। हमने पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, कैपिटल इंक्रीज होगा। पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, कैपिटल इंक्रीज होगा। पार्टनर ने कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉइंग किया, ड्रॉइंग्स किया, तो कैपिटल डिक्रीज होगा। पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल से कैपिटल डिक्रीज होगा। हमने उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया है, तो लॉस हमने उससे चार्ज किया, शेयर ऑफ लॉस से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। और फाइनली उसकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस इंफॉर्मेशन में कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा पहले मुझे। Any item, any transaction that is increasing the capital of the partner credited here, and any transaction, any item that decreases the capital of the partner debited here. कोई डाउट? सिंपल सी बात कर रहे हैं ना, जहां भी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है वो सब हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, और कहीं से भी कैपिटल डिक्रीज हो रहा है वो सब हमने कैपिटल में डेबिट कर दिया। इसके अलावा कुछ हो सकता है? फॉर नाउ नहीं लगता है सर ऐसा इसके अलावा कुछ हो सकता है। इसका नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। ऐसा अकाउंट आपको हर पार्टनर के लिए बनाना है, अलग अलग। ऐसा अकाउंट सब पार्टनर के लिए बनाना है, अलग अलग, अलग अलग नहीं बनाना है। हम इसी में कॉलम्स कर देंगे हर पार्टनर के लिए, अमाउंट के कॉलम्स एक्स्ट्रा कर देंगे। एक पार्टनर था, एक कॉलम, दो पार्टनर होंगे, हम कॉलम दो बना देंगे। तो सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक ही अकाउंट में कॉलम फॉर्म में बना देंगे। अब ये कैपिटल अकाउंट बन गया, मेथड कौन सा है उसकी बात नहीं करेंगे। ये कैपिटल अकाउंट बन गया, मुझे इस कैपिटल के बाद इनिशियली सपोज उसका कैपिटल 10 लाख रुपीस था, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उस पार्टनर का कैपिटल 15 लाख रुपीस हो गया। नेक्स्ट ईयर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा? 15 लाख से। सपोज नेक्स्ट ईयर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 15 लाख से स्टार्ट हुआ और एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल इंक्रीजेस टू 20 लाख। नाउ अब मुझे एक चीज मालूम करना है, इनिशियली पार्टनर ने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था और पार्टनर ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है वो तो दिख रहा है। क्या 20 लाख को देख के आप बता सकते हो कि पार्टनर ने लास्ट ईयर्स में अभी तक कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना प्रॉफिट वो विड्रॉ करके घर लेके गया, और इनिशियली उसने कैपिटल के नाम पे कितना इंट्रोड्यूस किया?
सब कुछ हमने एक ही बॉक्स में रख दिया। हमने एक बॉक्स बनाया पार्टनर की कैपिटल के नाम पे, जो भी कैपिटल वो लेके आया सब उसी में, जो प्रॉफिट उसका हुआ सब उसी में, और उसको बोला जब भी लेके जाना इसी में से निकाल के लेके जाना। सब कुछ एक ही जगह है ना यहाँ पे। जो वो लेके आया था कैपिटल वो भी यहीं पे है, एडिशनल कैपिटल लाया वो भी यहीं पे, और ड्यूरिंग द ईयर जो अर्न किया वो भी सब इसी में। और जब उसने विड्रॉ किया, ड्राइंग्स किया, तो हमने ड्राइंग्स क्रेडिट कर दिया। हमें नहीं मालूम कि वो ड्राइंग्स में प्रॉफिट विड्रॉ करके लेके जा रहा है या कैपिटल विड्रॉ करके लेके, नहीं पता चल रहा है। ये मेथड कहलाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, where we prepare single capital account of the partner in which we put all the amount either introduced by the partner or earned by the partner. During the year capital में जो भी डेवलपमेंट हुआ हम वो एक ही अकाउंट में डील करते हैं जिसका नाम कैपिटल अकाउंट है। कहीं से भी कैपिटल इंक्रीज होगा हम इसी कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, कहीं से भी कैपिटल डिक्रीज होगा हम इसी अकाउंट को अफेक्ट करेंगे, और फाइनली हमें कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। It is known as fluctuating capital account or fluctuating method of capital account. यहां पे पार्टनर का कैपिटल इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर दैट इज 10 लाख रुपी फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट से, डिक्रीज हो रहा है ड्रॉइंग से। यानी बेसिकली कैपिटल किसे बोलते हैं? कैपिटल किसे बोलते हैं? जो उसने स्टार्टिंग में लगाया, जो उसने बिजनेस को रन करने के पर्पस से लगाया। यदि उसने प्रॉफिट अर्न किया है और वो प्रॉफिट हम उसके कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो उसका ड्यूरिंग द ईयर का अर्निंग होना चाहिए, जिससे हम अलाउ करते हैं कि आप इसे निकालिए और अपने घर लेके जाइए। वो कैपिटल का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे वो भी कैपिटल का पार्ट है। उस प्रॉफिट को भी हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब हमें यहां नहीं मालूम है कि इनिशियली उन्होंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था। अब सपोज मुझे पार्टनर को प्रॉफिट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे? उसी पे देना चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो मुझे मालूम ही नहीं है यहां पे पार्टनर का कैपिटल कितना है। मेरी फर्म में पार्टनर का कैपिटल कितना शो हो रहा है, इंटरेस्ट किस पे दोगे? 15 लाख पे, और कोई चॉइस ही नहीं। मुझे नहीं मालूम उसने इनिशियली कैपिटल कितना लगाया था, तो आप इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देने वाले हो? इनडायरेक्टली आप उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, प्लस उसे उसके प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक, पहले 10 लाख लगाया था, 5 लाख इंक्रीज कैसे हुआ? प्रॉफिट आया था, हमने उसको प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट दिया। लॉजिकली सही है, वो प्रॉफिट घर लेके नहीं जा रहा है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट सिंपली ये है, मेथड दो है, कोई भी फॉलो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस कहीं नहीं आने वाला है। लेकिन फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगल अकाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी देयर इन दिस ओनली अकाउंट, और कैपिटल पार्टनर का फ्लक्चुएट करेगा। और फ्लक्चुएशन में हमें ये नहीं पता चलेगा, क्या पता नहीं चलेगा कि उसने ओरिजिनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था और ड्यूरिंग द ईयर उसमें प्रॉफिट कितना ऐड हुआ। फ्लक्चुएटिंग कंपैरिजन के लिए चाहिए हमें डिफरेंस क्रिएट, याद नहीं करना है डिफरेंस क्या है फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स में, लेकिन यहां से हम डिफरेंस बनाते हुए चलेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड, सिंगल अकाउंट ऑफ कैपिटल। सेकंड, all the transaction will be recorded in that capital account. Third, capital balance will fluctuate. Fourth, original introduced capital is not known, पता नहीं चलेगा कितना है। Is it clear? अब इस प्रॉब्लम से हमने बोला नहीं चाहिए यार ऐसा, हमें मालूम करना है ओरिजिनली कितना हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर यानी रनिंग पीरियड में हमने बिजनेस से प्रॉफिट कितना अर्न किया, मुझे उसका सेपरेट इंफॉर्मेशन तो चाहिए। या बिजनेस की बुक्स को देखने वाला ये आइडेंटिफाई कर सके कि यार पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट कितने अमाउंट से किया था और अर्न कितना किया, यहां तो पता ही नहीं चल रहा है अर्न कितना किया। तो हम सेपरेटली देखना चाहते हैं, आप सेपरेट देखना चाहते हैं तो इस कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट कर दो और कुछ नहीं, ट्रांजैक्शंस यही होने वाले हैं, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस में से दो पार्ट अलग कर दो। दो पार्ट कौन सा? एक ओरिजिनल कैपिटल रिलेटेड पार्ट और एक प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट रिलेटेड पार्ट। तो इस कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट कर रहा हूं।
पहला कैपिटल पार्ट, पहला पार्ट उसका नाम रखा हमने कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस कैपिटल आया, ब्रॉट डाउन बाय एडिशनल कैपिटल। यदि आप बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज अगेन ओरिजिनल पार्ट ऑफ कैपिटल ना। इनिशियली लगाया या ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया, वो कैपिटल ही कहलाएगा। तो कैपिटल वाला पार्ट आ गया। और इसमें से यदि आपने कभी विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स नहीं, विड्रॉल किया है, कैपिटल एक्सेस हो गया, बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बोला गया लेके जाओ घर, काम नहीं आ रहा है, तो हम विड्रॉल करेंगे। टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। हमने अपने कैपिटल अकाउंट में से ओरिजिनल और बेसिक कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सेपरेट कर दिया, ओरिजिनल एंड बेसिक ट्रांजैक्शंस को निकाल के सेपरेट कर दिया। कैपिटल वाला पार्ट अलग कर दिया। अब मेरे कैपिटल अकाउंट में कौन सा पार्ट बचा? प्रॉफिट वाला पार्ट। इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। ये देखो यहां से क्या निकल गया, एडिशनल कैपिटल अलग कर दिया हमने, ये इसका बेसिक कैपिटल अलग कर दिया, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग कर दिया। इंटरेस्ट अर्निंग पोर्शन है, सैलरी अर्निंग पोर्शन है, कमीशन भी अर्निंग पार्ट है। आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ओरिजिनली 10 लाख रुपीस सपोज, उस पे आपको ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट मिला, वो कैपिटल की वजह से मिला है, प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट अर्न किया तो इंटरेस्ट मिला ना, प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो नहीं मिलता, तो वो प्रॉफिट का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्ट है। तो इस प्रॉफिट पार्ट जो बच गया उसको हम एक अलग अकाउंट में ले लेते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन बची है हमारे पास? अभी हमारे पास करंट ईयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन बची है, तो उस करंट ईयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक नाम दे दिया हमने करंट अकाउंट। इसका नाम रख दिया करंट अकाउंट। इसमें आएंगे सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस। करंट ईयर ट्रांजैक्शंस का मतलब करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आपको मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिला है, कमीशन मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है। उसमें से हमने ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी दिया है, और क्वाइट पॉसिबल कि यदि लॉस हुआ है तो शेयर ऑफ लॉस हमें सफर करना पड़ा है, और इसका बैलेंस। क्या किया? सिंपली सिर्फ हमने कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट कर दिए। वन कैपिटल रिलेटेड पार्ट, सेकंड करंट ईयर प्रॉफिट रिलेटेड पार्ट। करंट अकाउंट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? करंट अकाउंट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को ये प्रॉफिट मिलेगा, जो हम उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स में रख देंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर इस बॉक्स में से अपना प्रॉफिट निकाल के घर लेके जाए और ये अकाउंट क्या हो जाए? बंद हो जाए। ये एक्सपेक्ट करोगे? हमने बोला सर ये आपका प्रॉफिट है, ये आपके अकाउंट में रख दिया गया है, यू आर अलाउड टू टेक इट टू होम, लेकिन इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे, हम आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। अब बाकी आप लेके जा सकते हो,
किस फॉर्म में लेके जाएगा वो? ड्राइंग्स की फॉर्म में. ही इज अलाउड टू टेक ऑल द अमाउंट एट होम. नहीं लेके गया तो बैलेंस बचेगा. क्या ये बैलेंस इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल बैलेंस है? नो. ये प्रॉफिट का पार्ट है. इस पे हम उसे इंटरेस्ट नहीं देने वाले. हमने तो बोला ना लेके जा भाई. नहीं लेके जा रहे, इट्स योर प्रॉब्लम. रहने दो बिजनेस में. तो हम इसे बिजनेस की क्या मानेंगे? लाइबिलिटी. ये बिजनेस की लाइबिलिटी है. ये पार्टनर का मनी है जो वो लेके जा सकता था लेकिन वो लेके नहीं गया. हम रख लेंगे. क्या ये हो सकता है कि जितना हम उसे अलाउ कर रहे हैं वो उससे ज्यादा विड्रॉ करके लेके जाए? ड्राइंग्स ऊपर वाला छोड़ो. ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स वो ज्यादा कर सकता है? क्या अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा वो ड्राइंग्स कर सकता है? नहीं कर सकता है. कैसे? नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा बाबा मैं. यहां पे तो मैंने 2 सेपरेट अकाउंट बना दिया भाई. यहां पे बहुत क्लियर पिक्चर है. यहां पे बहुत क्लियर है. ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. ये रहा आपका अवेलेबल प्रॉफिट. आप इसे विड्रॉ कर लीजिए. यू आर अलाउड टू टेक इट. क्या आप इस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा ड्राइंग्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यहां पे तो पता ही नहीं चल रहा था ना. यहां पे तो पता ही नहीं चल रहा था ना कि ड्राइंग्स प्रॉफिट में से हो रहा है या कैपिटल भी घर जा रहा है. लेकिन यहां क्लियरली पता चल रहा है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो प्रॉफिट में से ही होगा. क्या ज्यादा कर सकते हो? वैसे तो नहीं, लेकिन आंसर इज यस. एग्जैक्टली. नहीं, लोन नहीं कहलाएगा वो. इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. वो ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो. ज्यादा विड्रॉ कर सकता है. सिर्फ ये कि अदर पार्टनर्स एग्री करते हैं. या ठीक है, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे घर पे और कैश की जरूरत है, अभी मैं एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहा हूं. और एक्स्ट्रा विड्रॉ करने का मतलब ये बैलेंस यहां नहीं, कहां आएगा? इधर आ जाएगा ना बैलेंस. डेबिट बैलेंस हो जाएगा. और डेबिट बैलेंस होगा तो ये बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स. ये वो अमाउंट है जो हमें पार्टनर से क्या करना है? रिकवर. क्योंकि उसने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया. कैसे रिकवर करोगे? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से रिकवर करोगे. जब नेक्स्ट ईयर का करंट अकाउंट बनेगा उसमें नेक्स्ट ईयर का यहां पे प्रॉफिट आएगा, तब हम उसे बोलेंगे कि सर आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी एक्स्ट्रा विड्रॉ किया हुआ है, इसलिए उतना अमाउंट पहले हम यहां से कम कर देते हैं, बाकी यू कैन विड्रॉ. तो करंट अकाउंट के साथ पॉसिबिलिटी क्या है? करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होना चाहिए और कौन सा हो सकता है? करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. याद रखिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. यदि आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया तो करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट. और यदि आपने कम विड्रॉ किया तो करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा रहेगा? क्रेडिट. ये एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके पास थ्योरी में, छोटा सा. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मे बी डेबिट और क्रेडिट, यस और नो? यस, इट्स ट्रू. इट मे बी डेबिट और क्रेडिट. पार्टनरशिप छोड़ के जाने से पहले उसको पार्टनरशिप छोड़ के जाएगा तो वो क्या मांगेगा अपनी? हम उसमें से निकाल लेंगे. जाने तो कुछ भी नहीं देंगे. जाने तो कुछ भी नहीं देंगे. और उसकी कैपिटल भी कम पड़ गया तो हम उसके घर चले जाएंगे, उसकी पर्सनल असेट से ले आएंगे. हम तब तक उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं जब तक उसके पास कुछ भी देने को है. ये एक्चुअली क्या लीगल एक नेगेटिव प्रैक्टिस कई बिजनेसमैन यूज करते हैं. मैंने भी देखा है प्रैक्टिकली कि बिजनेस का असेट्स क्रिएट कर लिया, लाइबिलिटी अराइज कर दिया खूब सारा, और फिर मन में लालच आ गया, ठीक है यार कौन पे
क्या करें, डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट कैसे करें, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओ। और इंसॉल्वेंट, लेकिन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो प्रॉब्लम है, कोर्ट क्या करेगा, आपका पर्सनल असेट्स क्या आएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस था, मैंने देखा था, मैं सीए कर रहा था उस वक्त, बहुत पुरानी बात है, तो मेरे फ्रेंड ने किया था ऐसा, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया, लेकिन बिफोर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी उसने अपनी असेट्स बिजनेस की धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। पर्सनल असेट लोगे ना, मेरी पर्सनल असेट्स ही नहीं है। मेरी कार है, मैंने कार पर के नाम पे ट्रांसफर कर दी, पर 2 साल तुम्हारे नाम पे यूज भी करना, 2 साल बाद वापस लूंगा। नहीं, आप वो अलग बात है यार, देखो इतना विश्वास तो करना पड़ेगा। तो ऐसे असेट्स ट्रांसफर कर दिया, और फिर उसके बाद आराम से 2-3 साल बाद जाके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट गया, उसका पर्सनल असेट लाया, कुछ था ही नहीं, इंसॉल्वेंसी फाइनल। उसके 2 साल के अंदर अंदर वापस उसके पास अनशन प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये क्या सीन था भाई, उस तक समझते नहीं थे यार, छोटे थे, सीए स्टार्ट ही की थी, इतना नॉलेज नहीं था। मैंने ये सीन क्या है, अभी तो तुमने यार इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया है, यानी तुम्हारे पास अपनी लायबिलिटी पे करने का मन ही नहीं था, अभी 2 साल में इतना पैसा क्या आ गया, कैसा बिजनेस कर रहे हो। मैं छोड़, जाने दे। फिर ठीक है, दोस्त था तो इंटरनली उसने बताया, इसमें क्लॉज है, फिर ऐसे क्लॉजेस आ गए कि लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी अपने फैमिली मेंबर को ट्रांसफर की है तो दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, इवन वो आपके नाम पे ना है। तो कोर्ट फिर जाके उसका पुराना लास्ट 1 और 2 ईयर का ट्रांजैक्शंस एनालाइज करता है कि कहीं इसने कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर तो नहीं किया है अनफेयर रिटर्न के अगेंस्ट, अनफेयर रिटर्न या अनजस्टिस रिटर्न के अगेंस्ट। लाइक मेरा प्रॉपर्टी रुपये का मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं और आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए ले रहा हूं और 9 लाख का लॉस डिक्लेयर कर देता हूं, बाद में आपसे वापस मैं वो प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो ऐसे केसेस को ट्रैक करके कोर्ट उन सारी प्रॉपर्टी को जाता है। कोई नहीं देखने वाला, नहीं खरीदा है मैंने, क्या करूंगा, 1 लाख में तो खरीदूंगा। मैंने 10 लाख का प्रॉपर्टी इनको कितने में सेल किया था, 1 लाख में, रिकॉर्ड में एंट्री कितने का है, 1 लाख का, वापस 1 लाख में खरीदूंगा, इतना तो कमाया मैंने। आपने बैड डेट रिकवर पढ़ा है ना, क्या जेन्युइनली होता है, इसे बुक्स में है, सिर्फ बुक्स में। एक बार बैड डेट हो गया, कोर्ट ने मेरा बैड डेट डिक्लेयर कर दिया, पार्टी ने मेरा बैड डेट एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं पागल हूं, 2 साल बाद मेरा जमीर जाग जाएगा, ईमानदारी आ जाएगी, पैसा कमाया और मैंने, किसी ने मेरा बैड डेट डिक्लेयर कर, मैं उसको देने पहुंच जाऊं। कितना भी कॉन्शियस हो आपका, कितना भी कॉन्शियस अलाउ करे, मनी मनी होती है, कोई नहीं देने जाता, बैड डेट रिकवरी का नाम का कुछ होता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं जो रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। सेकेंड, कंपनी पढ़ेंगे ना, जितने आपने कंपनी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रोसीजर आप पढ़ने वाले हो, प्रैक्टिकली लास्ट 15-16 ईयर्स हो गए मुझे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट, हम शेयर्स ही पढ़ेंगे कंपनी के अंदर, मैंने एक भी कंपनी की शेयर इशू प्रोसीजर वो नहीं देखी है जो बुक्स में लिखी है, एक भी कंपनी लास्ट 15 ईयर्स में कोई कंपनी इस तरह से शेयर्स इशू नहीं करती जिस तरह से हमें बुक्स में बताया गया। प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट चलता है, हर चीजें बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, जो है वो तो है, जो लिखा है वो प्रोसीजर तो वही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म ओरल एंड रिटर्न, ओरल देखा है कभी, कौन करेगा यार ओरल, लेकिन एक्ट में लिखा है ना, बस वी आर स्टडिंग दैट, वी आर फॉलोइंग दैट। चलिए एनीवेज, ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। क्या इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्या इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, चांस ही नहीं है। क्या आप अपनी इंट्रोड्यूस कैपिटल से ज्यादा निकाल के लेके जाओगे, सवाल ही नहीं उठता, पार्टनर्स विल नॉट अलाउ। अलाउ क्या किया था, प्रॉफिट विड्रॉ करना ना, वहां थोड़ा एक्स्ट्रा विड्रॉ किया चलेगा हमको, लेकिन कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो वो भी इंट्रोड्यूस कैपिटल से
ज्यादा, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन फिक्स्ड मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है? ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। हाँ, लेकिन यहां पे विड्रॉ करते हुए पता नहीं चल रहा ना, वहां पे तो पता था ना। लेकिन यदि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही डेबिट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो जाने का मतलब क्या है? पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उससे भी ज्यादा निकाल लिया, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है, उसके पास पर्सनल असेट्स खत्म हो चुकी है, बिजनेस में उसका रोल जीरो हो चुका है, क्योंकि बिजनेस में उसका मनी इन्वेस्टेड नहीं है। यानी अब टाइम आ गया है कि उस पार्टनर को बाय बाय कर दिया जाए, और जो भी उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है ना कैपिटल का, वो जल्दी से उसकी पर्सनल असेट से रिकवर कर लिया जाए, अदरवाइज वो कभी भी नीरव मोदी बन सकता है और गायब हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल। फिक्स मेथड क्या करने वाले हैं हम? फिक्स मेथड में कंपैरिजन, फिक्स मेथड देयर विल बी टू अकाउंट ऑफ कैपिटल, वन इज कैपिटल अकाउंट, अदर इज करंट अकाउंट। सेकंड, basic capital transaction will be recorded in capital account and profit related transaction, current year profit related transaction will be recorded in current account. Balance of current account may be debit or credit but not of capital. Capital का बैलेंस डेबिट क्रेडिट नहीं होता, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। फाइन, कुछ भी पूछने का है तो बताइए यहां तक के डिस्कशन में। क्या चीज? फॉर्मेट? फॉर्मेट पे कभी दिमाग लगाने नहीं है, हमेशा एक ही चीज सोचना है, जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं हम डेबिट क्रेडिट के रूल को फॉलो करके बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तो बहुत बहुत बेसिक चीज पे बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक पे बात कर रहे हैं। आगे जो डेवलपमेंट्स हमारे पास पार्टनरशिप में आने वाले, देयर आर अबाउट 7 to 8 चैप्टर्स इन पार्टनरशिप इसमें। तो डेवलपमेंट्स क्या है? लाइक अभी हम सिर्फ एग्जिस्टिंग करंट पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज सो सिंपल। प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूट किया, खत्म का। लेकिन जैसे ही इसमें चेंजेस आते हैं कि करंट रनिंग पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एंटर करता है, अब नया पार्टनर एंटर करेगा रनिंग पार्टनरशिप फर्म में, will you allow to enter a new partner in your partnership firm and new partner will share profit? जो आपने एक बिजनेस डेवलप करके रखा है उसमें कोई नया पार्टनर आता है और आपके प्रॉफिट को शेयर करना शुरू कर देता है, कैसे अलाउ करूंगा मैं? तो आएगा ही क्यों भाई, तो आएगा ही क्यों, तो नया पार्टनर आएगा ही क्यों यदि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है? पागल दिख रहा हूं क्या मैं? लॉस में जाते हुए बिजनेस के अंदर पार्टनर में बनूंगा ही क्यों? यदि मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना मांग रहा हूं तो डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल देखा होगा मैंने, आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा होगा, आपका फ्यूचर ग्रोथ और सारा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तभी मैं एंटर करने का सोच रहा हूं ना। तो आप मुझे एंटर क्यों करने दे रहे हो? आपको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रहा होगा ना कि यार ये पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। जस्ट लाइक दैट कि अभी हम अपनी एकेडमिक का बात कर रहे हैं कि हम भी पार्टनर्स बना रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे पार्टनर्स बना रहे हैं अपने। क्यों यार? ऑलरेडी हमारा एस्टैब्लिश बिजनेस है, मेरा ऑलरेडी 5 ब्रांचेस चल रहा है नेशनल लेवल पे, मेरा उदयपुर ब्रांच चल रहा है, पंचकुला में एमपी में ब्रांच चल रहा है, ब्यावर में ब्रांच चल रहा है, किशनगढ़ में ब्रांच चल रहा है, फिर भी मैं अलग अलग सिटीज में जाके ब्रांचेस कोलैबोरेशन कर रहा हूं। मेरा पर्सनल टीम जो 15 टीचर्स का यहाँ है वो तो जाके नेशनल लेवल पे नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन मैं अपनी ब्रांड इमेज को कैश कर रहा हूं और मैं अलग अलग सिटीज में पार्टनर्स फाइंड आउट कर रहा हूं। आप वहां मैनेज करो, हम अपना ब्रांड दे रहे हैं, हम अपना कंटेंट यहां से डिलीवर कर रहे हैं। क्यों?
एक्सपेंशन मिल रहा है ना मुझे भी। राइट नाउ मेरे पास अभी मे अटेम्प्ट में जहां सीए फाउंडेशन में 10-15 स्टूडेंट भी नहीं होते थे, आई हैव 450 स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के इस मे बैच में नेशनल लेवल पे। कैसे आए? अजमेर में बैठ के कर सकता था क्या मैं? मेरे केरल का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? लेकिन क्या मैं किसी और को एंटर करने दूं ऐसी? अब इतना एस्टेब्लिश बिजनेस है, अब एक नया टीचर आता है, सर मैं भी आपके साथ जुड़ जाता हूं, उसको क्या मिल रहा है? एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म। और वो क्या करेगा? मेरा प्रॉफिट शेयर करेगा ऑब्वियसली, तो मैं अलाउ कर दूं एवं ही। मुझे उसमें क्या मिलना चाहिए? कुछ तो उससे प्रॉफिट मुझे दिखना चाहिए। यस यार, इफ दैट पर्सन विल जॉइन अस, तो ये एक नया फील्ड और ओपन हो जाएगा और शायद ये उस फील्ड को मैनेज करेगा तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो मेरा इंटरेस्ट वहां पर है। लेकिन फिर भी जिस प्लेटफॉर्म को आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी अदर पर्सन को, उस प्लेटफॉर्म को उस स्टेज पे लाने के लेवल तक जो आपने मेहनत किया, उसका तो कुछ रिटर्न उससे मुझे लेना पड़ेगा ना। डे वन पे मैं आपको 400 स्टूडेंट, 450 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट्स दे रहा हूं डे वन पे। नया टीचर आ रहा है, उसको डे वन पे ये मैंने एस्टैब्लिश किया ना बिजनेस। तो यहां तक बिजनेस को लाने के लिए जो मैंने मेहनत किया, उस मेहनत का प्रॉफिट शेयर आप उठा रहे हो डे वन पे। तो यहां पे कैसे आए हम? वो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे जो आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके, दैट इज गुडविल। तो किसी नए पार्टनर को अंदर लेने के लिए मुझे उसको उससे अपने सेक्रीफाइस का, मैं अपना प्रॉफिट, पिज्जा एक ही है, पहले 2 जने स्लाइस काट के शेयर कर रहे थे, अभी तीसरा आया तो वो उसी में से शेयर करेगा ना। फर्क क्या पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा? नया पार्टनर के आने के बाद उस पिज्जा का साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना, आते ही तो नहीं होगा। डे वन पे तो उसी साइज का पिज्जा है, तो वो मेरा स्लाइस शेयर कर रहा है, तो मैं उससे उस स्लाइस के लिए चार्ज करूं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे अभी पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज बेसिकली गुडविल कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपके डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, बोलते चलिए। और कोई किसी को कुछ पूछना है यहां तक के डिस्कशन में? कोई भी चीज? एनीथिंग? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एवरीवन। खामोश, इसने ताला लगा दिया है, मास्क ने, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डिस्कशन करते हुए चलेंगे, मजा आएगा। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डेफिनेटली देखिए कुछ टाइम में जाके बोरियत सा होने लगेगा। तो आपके माइंड में कैसा भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप निकाल के लाइए और हम उसे डिस्कस करेंगे। कि सिलेबस तो कंप्लीट बहुत प्यार से कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए जरूरी है कि आप लोग काउंटर क्वेश्चंस पे चलें। तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। जो हम डिस्कस करके जा रहे हैं आप उसे रिवाइज करके रखिएगा, नेक्स्ट डे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कोई सवाल है किसी के पास आज के लिए? नो? चलिए तो फिर आज का डिस्कशन यही ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। टिल देन बाय।